हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कवर ड्राइव कन्वर्सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यार बहुत सारी खबरें हैं पिछले हफ्ते यार। कुछ मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा यार ज़रा चीज़ें फिजल आउट हो जाएं, थोड़ा चीज़ें साफ सुथरी नज़र आना शुरू हो जाए, मतलब कंफर्म चीज़ें आ जाएं, तो उसके बाद बनाएं वीडियो। फिर मैं सोचा था चलो आज बनाता हूँ इस खबर के बाद, फिर आज बनाता हूँ वो भाईजान रोज़ के हिसाब से खबरें आ रही हैं। मैं कहा चलो यार वेट करते हैं जब तक सारी चीज़ें कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती। बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर डिस्कशन होंगी आज, तो वीडियो पे जंप इन करते हैं। हाँ जी, तो पिछले हफ्ते की मतलब इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर जो थी वो थी इमाद और आमिर की रिटायरमेंट की वापसी। तो लोग बड़े शादियाने बजा रहे थे कि भाई आमिर इमाद वापस आ गए। मतलब इमाद की तो बंदा डिस्कस कर सकता है कि वापसी ठीक है। इमाद वसीम का बनता था टीम में आना, लेकिन मोहम्मद आमिर की मुझे समझ नहीं आई। और दोनों ने यही कंफर्म किया कि वो सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगे। तो कहते हैं लोग बड़े शादियाने बजा रहे हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं। अब कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गई है इससे ना। तो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है, मतलब सेम जैसे आम लोगों जैसा नहीं है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है सर कि आपके सिस्टम एक्सपोज हो गए। आप इमाद वसीम ने आखिरी जो मैच खेला था वो 2021 में खेला था, ठीक है। उसके बाद से लेकर अब तक यानी तकरीबन 3 साल में आपके बाद इमाद वसीम का बैकअप नहीं बना है। इस पे आपके सिस्टम पे लिखा होना चाहिए पीसीबी RIP, रेस्ट इन पीस। मतलब इससे ज़्यादा बुरे हालात नहीं होने चाहिए थे आपकी टीम में कि मतलब आपको रिटायरमेंट प्लेयर को वापसी रहना पड़ रहा है आपके बाद कोई। मतलब इमाद का बैकअप नहीं बनाया आपने। इमाद का बैकअप जो आपने नवाज बनाया था, वो जनाब क्या कहते हैं, जब वो अच्छा, अब नवाज आपने रख लिया उसको बैकअप के तौर पे, मतलब इमाद की जगह नवाज आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो नवाज का कोई बैकअप नहीं था। अगर नवाज फेल, अब लेकिन नवाज फेल हुआ तो फिर हमें दोबारा इमाद के पास गेंद जाना पड़ा। यही प्रॉब्लम है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। फिर जब हमारे हालात थोड़े ख़राब होते हैं फिर हम वापसी पुराने ऑप्शंस पे जाते हैं। मुझे इमाद से कोई मसला नहीं है, इमाद की परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, जो प्रॉपर डोमेस्टिक खेलते हैं, फर्स्ट क्लास खेलते हैं, उनको बेचारों को चांस नहीं दिया गया नवाज के साथ। और उसको ट्राई नहीं उनको ट्राई नहीं किया गया। और फिर अब जब मेन स्टेज वापसी आई तो रिटायरमेंट वाले प्लेयर्स को वापसी बुलाना, ये मेरे हिसाब से कुछ समझ नहीं है। लेकिन इमाद वसीम पे चले फिर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मुझे मोहम्मद आमिर की तो समझ ही नहीं आई ना। मतलब आपके पास कितने ऑप्शन थे यार, अब्बास अफरीदी, जमान खान, उसके अलावा मोहम्मद अली जो अभी PSL 9 में हाईएस्ट विकेट टेकर था, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, वो आपके पास एक ऑप्शन थी। मतलब सबको छोड़ के सिर्फ मोहम्मद आमिर रह गया था आपके पास। मतलब एक ये यूटिलिटी थी। तो इससे प्रूव होता है कि आपका जो सेटअप है वो एक्सपोज हुआ है पीसीबी का। मतलब यार देखिए, मुझे आमिर और इमाद से दोनों से मसले रहे हैं इतना पास। उसकी वजह ये है कि एज अ प्लेयर नहीं, एज अ पर्सनल जो इशू रहे हैं वो ये रहे कि आप ये कहते हैं टीवी पे जो उन्होंने बकवासियात या जिसे कहते हैं जो बयानात इन्होंने दिए हैं टीवी पे, वो मुनासिब नहीं थे। कहने का मकसद ये है कि आप उन प्लेयर्स के साथ खेलते रहे हैं, फिर क्या कहते हैं एकदम जाके टीवी पे इस तरह की बातें करना, वो आप देखें ना, आप टीम के अंदर बैड ब्लड पैदा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इमाद वसीम का तो मतलब चले, मैं इमाद वसीम का बंदा फिर डाइजेस्ट करता है क्योंकि यार नवाज बहुत बुरी फॉर्म में था। नवाज की जगह इमाद वसीम लाए, चले कह सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये भी एक क्या कहते हैं, नवाज की जगह मेहरान मुमताज़ हो गया, अरफात मिनाज हो गया, आप इनको पहले से ही रेडी रखते तो आज इमाद के पास वापसी ना जाना पड़ता। लेकिन क्या कर सकते हैं, इमाद की फॉर्म अच्छी लगी हुई है और उस हिसाब से इमाद का आना बनता। लेकिन मोहम्मद आमिर की मुझे समझ नहीं आई। और इसी तरह मोहम्मद वसीम जो हमारे पिछले साबिक चीफ सेलेक्टर थे, उनकी भी एक बात मुझे उनसे मैं एग्री करूंगा इस बात पे कि भाई ये आपके सिस्टम को एक्सपोज किया ये दो चेंजेस ने, कि मतलब आपके पास इन दो प्लेयर्स का कोई बैकअप ही नहीं था। मतलब और ये एक तरह का शर्मिंदगी भी है ना कि मतलब नसीम, शाहीन, हारिस, जमान, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, 6 अभी आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस है। फिर दानी भी है, एहसानुल्लाह चलो इंजर्ड है, ठीक है। मतलब आपने डेवलप कोई नहीं किए और 4 साल बाद आमिर को वापसी लाना पड़ रहा है। तो मतलब इससे आपका सिस्टम एक्सपोज हो रहा है कि पीसीबी ने या फिर मैनेजमेंट ने कोई बैकअप तैयार नहीं किया। मतलब आपने कोई बॉलर तैयार नहीं किया इमाद और उसके आमिर के बारे में। अब एक और अपडेट आई कि जी जो पुरानी सिलेक्शन कमेटी थी, पुरानी सिलेक्शन कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया मोहसिन नकवी साहब ने। उसके बाद नई 7 मेंबर की जो सिलेक्शन कमेटी है वो अनाउंस की गई। और ये
देखिए जितने मर्जी इख्तिलाफात हो मोहसिन नकवी से, जो काम अच्छा करेगा वो भाई ज़ाहिर बात है, हमें पर्सनल तो कोई एजेंडा नहीं है ना, हमारा एजेंडा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर बात है हम फ़ैन हैं, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मतलब ग्रोइंग इदारे की तरह देखना चाहते हैं। तो मतलब मोहसिन नकवी का ये डिसीज़न अच्छा था कि एक बंदे के हाथ में पावर नहीं दी कि मतलब उस 7 बंदे उसने सिलेक्शन कमेटी में रखे हुए हैं, जो एक डेमोक्रेटिक वे में करेंगे, मतलब वोटिंग के थ्रू प्लेयर्स को क्या कहते हैं टीम में लाया करेंगे, जो मेजॉरिटी वोट लेगा वो उसका प्लेयर मतलब आएगा टीम के अंदर। तो मतलब उसके अंदर वहाब रियाज है, अब्दुल रज़ाक है, अरशद शफीक है, मोहम्मद यूसुफ है। उसके बाद एक हेड कोच है जो अभी तक अननोन है, एक कप्तान है, और एक है वो अल्लाह आपका भला करे जो स्टैट्स वाला बंदा होता है, क्या कहते हैं उसे। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है कि आपने 7 बंदों की टीम रखी है, तो इससे ये होगा कि एक बंदे के पास फुल अथॉरिटी नहीं होगी, फिर वो ब्लैकमेलिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला सिस्टम नहीं होगा। उससे ये होगा कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो बाकी दुनिया में भी होता है। तो ये एक अच्छा मूव था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि जी हारिस रऊफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वो रिन्यू करवा दिया है, वो जो पहले कैंसिल हो चुका था पीएसएल के स्टार्ट में। तो वो शुक्र है कुछ दिमाग काम किया इनका, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया हारिस रऊफ का। अब जो यार मुझे दुख की बात लगी ना, आपस की बात है, वो लगी है शाहीन शाह पे। शाहीन शाह की कप्तानी मतलब पे गहरे बादल छाए हुए हैं, ठीक है? बेचारे को एक सीरीज दिया आपने, एक सीरीज के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब यही तो मसला है हमारे सिस्टम का ना। पहले पहले ही मैं आपको कह रहा था कि ये शाहीन की कप्तानी की आप मुझे समझ नहीं आई सिलेक्शन की। उसकी वजह ये है कि शाहीन की परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, उसकी खुद की इंजरी का, फिटनेस का मसला रहता है कि कभी वो इंजर्ड हो जाए तो फिर कैप्टनसी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये 100 मसाइल रहते हैं शाहीन के साथ। तो मैं ऑन द फर्स्ट प्लेस मुझे शाहीन की कप्तानी से प्रॉब्लम था यही। लेकिन अब वो कप्तानी चेंज होने के बताया जा रहा है, और मोहसिन नकवी साहब ने तो मतलब कंफर्म कर दिया था वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन होगा पाकिस्तान के कैप्टन। तो उन्होंने वो सारे मतलब जो था ना कहते हैं शक था, उसको कंफर्म कर दिया कि शाहीन कप्तान नहीं है अब। तो मतलब अब ये भी एक मसला है कि कप्तान कौन होगा। 4 कंटेंडर हैं, मतलब बाबर, शादाब, रिजवान और शाहीन का मतलब कहने कि दोबारा उसको ले आए। तो अच्छा मेरे हिसाब से जो परफेक्ट चॉइस है ना, अभी जो क्या कहते हैं सोर्सेज और ईएसपीएन पे भी देख रहा था मैं कि बाकी बहुत सारे न्यूज़ इदारे वगैरह भी ये बता रहे हैं कि बाबर को कप्तानी ऑफर की जा रही है और बाबर शायद ले रहा है। तो यार बाबर भाई आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप एज अ प्लेयर खेलो, ठीक है ना? मुझे पता है भाई ये जो पाकिस्तान की जो कप्तानी है भाईजान, वो समझ लें वो ऊपर से अच्छी लगती है, अंदर से जितना उसमें गंद है ना, वो आम प्लेयर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना? मेरे हिसाब से बाबर को नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना? ये मतलब अंडर प्रेशर होगा मुफ्त में, उससे बेहतर है कि रिजवान एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है वाइट बॉल के लिए, तो रिजवान को ट्राई करना चाहिए था। देखते हैं क्या फाइनलाइज होती है चीजें। शाहीन के लिए मुझे दुख इसलिए है क्योंकि यार आप देखें एक कैप्टन को कम से कम साल 2 साल का रन देना चाहिए आपको, या तो फर्स्ट प्लेस उसको बनाते हैं ना। अगर आपने बना दिया था, आपने उस पर ट्रस्ट शो किया था, तो कम से कम ना उसको एक सीरीज क्या मतलब साल 2 साल कम से कम उसको रखते हैं वर्ल्ड कप के। अब यही तो हमारा मसला है ना कि वर्ल्ड कप के बाद कप्तान चेंज, तो ये तो हमारी हिस्ट्री में ही कप्तान हमने हमेशा बलि का बकरा बना के रखा होता है कि कुछ भी हो जाए 11 बंदों की जिम्मेदारी सिर्फ कप्तान पे है। 11 बंदे परफॉर्म नहीं करेंगे तो कप्तान की भी गलती है। एक तो ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हमारे मुल्क के अंदर कि कप्तान पे हर चीज़ डाल दो और टूर्नामेंट खत्म हो उसको सैक कर दो, बस खत्म। असल चीज़ों पे जब तक हम असल मसले मसाइल पे नहीं आएंगे ना, ये छोटे छोटे मसले चलते रहेंगे, कप्तान बलि के बकरे बनते रहेंगे, और क्या कहते हैं इस तरह फिर हम गुजारा करते रहेंगे। तो असल चीज़ें हैं कि आप अपनी मैनेजमेंट ठीक करें, आप लॉन्ग टर्म सोचें। जिस तरह मैंने अभी आमिर और इमाद पे कहा था कि मतलब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं यार। आप महरान मुमताज़ हो गए, इरफात मिनास हो गए, कितने लेफ्ट आर्मर्स होंगे आपके सिस्टम के अंदर, आप उनको ग्रूम करते नवाज के साथ। जो न्यूजीलैंड सी टीम बी टीम आई होती हैं उनके खिलाफ खिलाते, नवाज को रेस्ट देते। अब देखिए नवाज की फॉर्म नहीं है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली उसके पास जाना पड़ा, इमाद वसीम के पास। आप ऑलराउंडर तैयार करते इस तरह का। तो मतलब यही यही प्रॉब्लम है पीसीबी का कि बैकअप तैयार नहीं करते और फिर सब कुछ कप्तान पे डाल के अंडर द कारपेट चली जाती है हर चीज़ें। ये मसले रहेंगे यार, मतलब हमारे बोर्ड के ना कसम से। ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, हर वर्ल्ड कप के बाद टीम क्या कहते हैं कप्तान चेंज, ये टीम में सियासत हो जाती है, प्लेयर्स बगावत करते हैं,
ये मतलब हम बचपन से दिख रहे हैं, मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना होगी, ये वो क्या कहते हैं, एकता कपूर का ड्रामे हो गया, मतलब कोई ना कोई ड्रामा चल ही रहा है अंदर, कोई ना कोई फसाद चल ही रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या मसले मसाइल है, मुझे दुख हो रहा है जेन्युइनली शाहीन। उसके बाद 29 प्लेयर्स का ग्रुप बना के भेजा गया, जो पीएसएल के परफॉर्मेंस से उसमें क्या कहते हैं भेजा गया, ककूल कैंप जो आर्मी कैंप है उसमें। अब जो बाकी जो कुछ चीज़ें प्लेयर ऑब्वियस है, मुझे कुछ प्लेयर्स की समझ नहीं आई, मतलब मोहम्मद नवाज की समझ नहीं आई मुझे, वो किस खाते में गया। मतलब चले फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको क्या कहते हैं डिफरेंट प्लेयर तैयार करने चाहिए थे। मेरा दोस्त दानी दानी नाराज है यार, उसको कैंप के लिए नहीं किया, मेरे हिसाब से को करना चाहिए था। आप देखें ना, यही तो मसला है, आप लॉन्ग टर्म के लिए दानी को साथ लेके चले, अपने कम से कम साथ लेके चलें, ग्रूम करें उनको। ये चीज़ें हैं जिन पे गौर करना पड़ेगा। बाकी हाँ, सबसे बड़ी खबर जो इन दिनों आई वो ये थी कि उस्मान खान ने यूएई की नेशनलिटी गिव अप करके अब वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार है, और वो अब उस कैंप का भी हिस्सा है। तो मतलब यार ये बहुत बड़ा रिस्क है, आपस की बात है। और मैं देखें, मैं दिलेरी, इस बंदे की दिलेरी है यार, आपस की बात है भाई, क्योंकि यहाँ पे पता है कि प्ले अगर एक आध मैच में आप ना चले तो आप डायरेक्ट बेंच होते हैं, और फिर आप इतना बुरा बेंच होते हैं कि मतलब फिर आप जब तक आपकी पीआर गेम अच्छी ना हो उस वक्त तक आप ऊपर नहीं आ सकते। तो ये बड़े मसले हैं, मसाइल हैं, बहुत ब्रेव डिसीजन है। मैं उम्मीद करता हूँ और नेक तमन्ना है मेरी उस भाई के लिए, उस्मान खान के लिए, कि यार वो परफॉर्म करे, ताकि यार देखो अब हर बंदे को यार अपनी रोजी रोजी कमानी है, ठीक है ना। अब उसने यूएई की नेशनलिटी और यूएई की टीम के लिए गिव अप किया है, तो वो अब टी20 भी नहीं खेल सकता, वो अबू धाबी लीग भी नहीं खेल सकता, वो जो होती है वहाँ पे दो तीन यूएई बोर्ड की तरफ से, तो वो उसने बहुत सारी चीज़ें गिव अप की हैं। तो आप उसको इस तरह कैपिटलाइज कर सकते हैं कि आप उसको एनओसी वगैरह दिया करें बाकी लीग्स का, ताकि वो खेले, और पाकिस्तान का भी रेगुलर उसको नंबर अच्छा। उस्मान खान का ये है कि वो इस तरह का प्लेयर है कि वो हर जगह खेल सकता है, मतलब नंबर 4 पे भी आप उसे खिला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उस्मान खान के लिए मतलब नेक तमन्ना है कि यार भाई मेरा परफॉर्म करे, ताकि यार देखें एक भरम रख के आया ना पाकिस्तान टीम के तरह के यार मैं, खैर है नेशनलिटी गई बाहर में यूएई की, ठीक है। तो देखें आज के दौर में कोई भी नेशनलिटी नहीं छोड़ता, ठीक है ना। लेकिन हेड्स ऑफ टू उस्मान खान, और देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद ये हेड कोच के रूमर्स आ रहे हैं, मतलब एक जेसन ग्रिप्सी हैं ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, उन्होंने क्या कहते हैं सुना कि जो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड है वहाँ से उन्होंने अपने आप को रिज़ाइन कर दिया है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई हेड कोच का है, या फिर वो फास्ट बॉलिंग कोच के लिए देखा जा रहा है। उसके बाद गैरी क्रिस्टन है जो इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कोच थे 2011 के, वो उनका नाम भी आ रहा है। फिर लूक रॉन्की का भी आ रहा है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मतलब ज़बरदस्त और न्यूजीलैंड के भी बैटिंग कोच थे। तो मतलब डिफरेंट नाम आ रहे हैं, अभी तक ये क्लियर चीज़ें नहीं हुई। तो मेरा हिसाब बीच में यार बहुत बड़ी खबरें थी कि मतलब शेन वॉटसन साहब को क्या कहते हैं उन्हें अप्रोच किया, तो शेन वॉटसन साहब ने पैसे मांगे। यार मांगे होंगे, मुझे मसला अवाम से ये है, अवाम से और हमारे जर्नलिस्ट है कि यार पैसे क्यों हर चीज़ पे पैसे गिनते रहते हैं। या तो फिर आप अपना गोरा कॉम्प्लेक्स खत्म करो, फिर आप लेकर आओ कोच ऐसे अब्दुल रहमान है मुल्तान सुल्तान का, मतलब जबरदस्त कोच है, अंडर क्या कहते हैं लोअर लेवल से है, स्टेट लेवल से है, आप उसको लेकर आओ। या फिर आपने गोरा कॉम्प्लेक्स है आपके अंदर, आपने ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी टाइप लाना है, तो फिर भाईजान बर्दाश्त करो ना, फिर पैसे आ रहे हैं बर्दाश्त करो। वो फिर वो उसने पैसे मांग लिए, तो फिर वो आ रहा जी 2 करोड़ मांग रहा है, 4 करोड़ मांग रहा है, तो इतने पैसे मांग रहा है, उसने लानत भेजी, उसने कहा मैं लानत भेजता हूँ, मैं जा रहा हूँ वापसी। उसका बीच में मूड था, लेकिन इस तरह की उसने चीजें देखेंगे यार सोशल मीडिया में भाई ट्रेंड क्या हो रहा है, शेन वॉटसन की सैलरी, वो इतने ऑब्सेस्ड है नाम सैलरी है पैसों से। या तो फिर आप क्या कहते हैं लोकल कोच ले आओ, लोकल कोच को आप पैसे देते हो रेवड़ियाँ, जब क्या कहते हैं वो भी आपको तैयार नहीं है, जब फिर फॉरेन कोच पैसे मांग ले वो भी आपको तैयार नहीं है। किस चीज़ में खुश हो मेरा भाई, वो भी आप मतलब तय कर रहे हो ना कि भाई हम किस चीज़ से खुश हैं, हमें वही बता दो, ठीक है ना। फॉरेन भी नहीं चाहिए, फॉरेन चाहिए तो वो पैसे ज़्यादा ना मांगे, लोकल चाहिए तो वो मतलब नखरे ना करे, मतलब कुछ तो यार मतलब इंसान वाले काम करो, मतलब पैसों में फंसे रहते हैं यार। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल की क्या कहते हैं हम वीकली रिव्यू किया करेंगे इंशाल्लाह। मैं कल कल या परसों तक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उस पर। तो अभी मैच चल रहा है, अभी तक का जो मैच चल रहा है वो आरसीबी वर्सेस केकेआर, बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी बनाएंगे, सब वीकली रिव्यू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।